पिछली वीडियो में आपने देखी होगी आरसी कपल्ड एम्पलीफायर 2 स्टेज की। यहाँ पे इसका आगे का पार्ट मैं बताने जा रही हूँ जिसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व, उस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था 2 स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर क्यों कहते हैं इसमें, क्योंकि फर्स्ट स्टेज का आरसी कलेक्टर रेजिस्टेंस, सेकंड स्टेज का R1 और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कैपेसिटेंस सीसी जोड़कर आरसी कपलिंग हो रही है। उसके बाद फर्स्ट स्टेज है, यहाँ पे सेकंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज से हम इसको इनपुट देंगे, इसकी इनपुट स्मॉल इनपुट होगी, वोल्टेज स्मॉल वोल्टेज होगा, वो हमें एम्पलीफाई करके यहाँ आउटपुट में मिलेगा। सेकंड स्टेज का यूज़ कर रहे हैं हम इसमें, यहाँ से हमें 180 के फेज में यहाँ पे हमें मिलेगा 180 के फेज जो यहाँ पे इनपुट कराया जाएगा वो यहाँ पे 0 डिग्री के फेज में दोबारा मिलेगा एम्पलीफाइड होके। तो इसका मोस्टली इसका यूज़ एम्पलीफाइड करने के लिए किया जाता है, वोल्टेज और करंट को एम्पलीफाई करते हैं। इसमें हम 2 ट्रांजिस्टर लेते हैं T1 T2, जिसमें T1 T2 लेते हैं जो हमारा कॉमन एमिटर के बेस में होता है। उसके बाद ये NPN ट्रांजिस्टर है, इसका एरो नीचे की साइड लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा बेस है, ये हमारा कलेक्टर है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी सारी वर्किंग अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसमें मैंने आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व नहीं बताया था, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। स्पेशली इस वीडियो में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व के बारे में पढ़ेंगे। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व कुछ इस टाइप से आता है, इस टाइप से। तो हमने इस कर्व को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जिसमें एट द लोअर फ्रीक्वेंसी है, एट मिडिल फ्रीक्वेंसी है और एट हायर फ्रीक्वेंसी है, ओके। और जब हम इसमें लाइन खींचते हैं तो 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, और जो इसका कर्व होता है वो वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व के बीच में होता है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये जो बीच की रेंज होती है इसको ऑडियो फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, क्योंकि इन फ्रीक्वेंसी के बीच में ही हम किसी ऑडियो को सुन पाते हैं। तो एट द लोअर फ्रीक्वेंसी आप खुद ही देख लीजिए इस फॉर्मूले से XC = 1/2πfc। मीन्स अगर लोअर फ्रीक्वेंसीज, अगर लोअर फ्रीक्वेंसी यानी कि अगर लो फ्रीक्वेंसी होगी टेंस टू 0 कर देते हैं इसको, तो XC टेंस टू इनफाइनाइट आएगा। अब इससे हम देखते हैं अगर फ्रीक्वेंसी हमारी कम होगी तो जो कैपेसिटेंस है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस, वो हाई होगा। और अगर रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस हाई है तो वो एक स्मॉल पार्ट को जाने देगा अगली स्टेट में, और स्मॉल पार्ट को जाने देगा। दैट मीन्स जो वोल्टेज गेन होगा एट लोअर फ्रीक्वेंसी पे वो बहुत ही कम होगा, मतलब फॉल हो जाएगा, लोअर एट द लोअर ऑफ वोल्टेज गेन एट लोअर फ्रीक्वेंसी। ये शंट वोल्टेज भी इसमें अपना काम करता है, जो ये वर्क करता है वो ये ही वर्क करता है, मतलब शंट कर देता है वोल्टेज, ये शंट कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस में, जिसकी वजह से भी एक वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। ये भी वोल्टेज ड्रॉप का काम करता है। पिछली वीडियो में तो आपने पढ़ा ही है कि R1 R2 स्टेबलाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं, ये स्टेबलाइजेशन के लिए होता है, ये वोल्टेज बाइसिंग के लिए होता है, ओके। और अब हम बढ़ते हैं हाई फ्रिक्वेंसी। एट हाई फ्रिक्वेंसी पे क्या होता है, जब इसी फॉर्मूले में रख के देखिए कि हमारी फ्रिक्वेंसी मान लिया इनफाइनाइट है, तो फ्रिक्वेंसी इनफाइनाइट है तो XC ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। मीन्स जो रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस है वो ऐसे काम करेगा 0 की तरह, यानी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और जो सेकंड स्टेज पे वोल्टेज सिग्नल इनपुट होगा वो लोडिंग इफेक्ट हो जाएगा, मतलब एक साथ ही बहुत सारा इनपुट चला जाएगा, जिसकी वजह से भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। इसकी वजह से भी वोल्टेज ड्रॉप होता है, ये देख सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अब हम पढ़ते हैं एट द मिडिल फ्रीक्वेंसी। एट द मिडिल फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, ये दोनों कंडीशन आपस में एक दूसरे को इंटरैक्ट करती है, मतलब अगर दोनों कंडीशन होगी, एक कंडीशन बढ़ाने वाली होगी, एक कंडीशन घटाने वाली होगी, तो वो कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट में क्या होता है, मतलब जैसे यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, तो क्या रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस हमारा कम हो रहा है, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ओके, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अब हम एट द सेम टाइम सेकेंड स्टेज पे हमारे साथ क्या हो रहा है, लोअर कैपेसिटेंस रिएक्टेंस प्रोड्यूस,
ये हमारा लोअर कैपेसिटेंस है, ये हमारा लोडिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, इसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था। अब ये हमारा जब हम सेकंड स्टेज पे भेजेंगे तो लोडिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। लोडिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा तो वो अपने आप एकदम से इतना इनपुट नहीं ले पाएगा, फिर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। और यहाँ से हमारा क्या हो रहा था, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही थी तो रिएक्टेंस हो रहा था, तो इससे भी हमारा वोल्टेज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही थी, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा था, इससे हमारा वोल्टेज इंक्रीज हो रहा था। सॉरी, यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज हो रहा था। और यहाँ पे जब लोडिंग इफेक्ट होगा, लोडिंग इफेक्ट के कारण वोल्टेज हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन के कारण ये हमारा बीच का पोर्शन कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये ना बढ़ेगा ना घटेगा। और यही हमारा पार्ट यूज होता है ऑडियो के लिए। अब हम इस देखते हैं कि जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है उसकी जो एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है क्या है, वो मैंने इसकी जो एडवांटेज डिसएडवांटेज थी, एडवांटेज में ये था कि ये जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है ये बहुत ही चीप होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, तो इसको बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत ही चीप बनता है, मतलब बहुत सस्ते में बन जाता है और इसको रखना कंफर्ट भी बहुत इजी है। सेकंड इसका ये है डिसएडवांटेज, सेकंड है डिसएडवांटेज है इसका ये कि इसकी जो जितनी एज बढ़ती जाएगी, मतलब जैसे लैब में रखे होते हैं ये सर्किट, तो इसकी बच्चे यूज़ करते हैं तो बढ़ती जाती है इसकी एज, तो उसके साथ ही इसके अंदर डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाता है, नॉइस क्रिएट करता है, नॉइस वेदर होता है तो भी इसमें नॉइस क्रिएट हो जाती है, ये डिसएडवांटेज है। बाकी आपको एप्लीकेशन तो पता ही चल गई है कि इसको एम्पलीफाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। थैंक यू आपसे।